Kharcha Pani is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूं सिद्धांत, आपका भी स्वागत है। खर्चा पानी में सारे लोगों का, सारे दर्शकों का स्वागत है। हाँ, आप सब लोग कहते रहते हैं कि आप लोग अपना माइक का वॉल्यूम सेट कीजिए, आप लोग अपना माइक का लेवल ठीक कीजिए। हम लोग अभी शूट करने के पहले 10 मिनट इसमें जूझे हैं, मैं और अंशुमान जी। आप लोग बताइए कि आज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, जो शो के एडिटर हैं वो भी एक बार टोकते हैं कि सर लेवल करना पड़ता है, ये होता है, वो होता है। तो मतलब ये सब तो दिक्कतें होती ही हैं आपको जब ऐसे रिमोटली शूट करते हैं। तो आज के खर्चा पानी में वो चीज है जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि इस पर डिस्कशन करिए। ऑयल बॉन्ड वाली बातचीत। ऑयल बॉन्ड का पूरा हिसाब किताब। ऑयल बॉन्ड क्या, ऑयल बॉन्ड की वजह से ही सारा कुछ तेल का दाम बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद कुछ जरूरी आंकड़े हैं जो हमारे पास नहीं। वो आंकड़े अगर हमारे पास, सरकार के पास, पब्लिक डोमेन में रखे जाएं तो शायद बहुत सारी योजनाओं को धार दी जा सके, योजनाओं के महत्व को समझा जा सके। और उसके बाद चलते चलते सेकंड वेव के इंपैक्ट पर थोड़ी बातचीत करें। पहला, ऑयल बॉन्ड। ऑयल बॉन्ड पे जब हम बातचीत कर रहे हैं उस समय आपको केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्रियों और बहुत सारे नेताओं, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे नेताओं के ट्वीट और सोशल मीडिया पे दावे देखने को मिलेंगे। कई सारे ओपेड हैं, तो कई सारे आर्टिकल हैं और कई सारी बातें हैं। कहा जा रहा है कि यूपीए सरकार ने, संप्रग सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड तेल कंपनियों को इशू किए थे, उन ऑयल बॉन्ड की कीमत एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को चुकानी पड़ रही है। इस वजह से तेल के दाम कम करना मुश्किल है। ये तर्क दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी याद हो तो 2018 में भी इस तरह के तर्क आए थे और 21 में भी ये तर्क घूमकर आए हैं। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन अब ये अंशुमान जी से हम लोग बातचीत करेंगे कि ऑयल बॉन्ड होते क्या हैं, कब आए थे ऑयल बॉन्ड, किस समय इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, सरकारें किन स्थितियों में ऑयल बॉन्ड्स को इशू करती हैं, क्यों लेकर आती हैं इनको, और कब तक इनका भुगतान करना पड़ता है, कितनी मियाद होती है, 15 साल 20 साल जो चल रहा है। फिर ऑयल बॉन्ड इशू करने से सरकार की जो बजट बुक है और हम लोग जो रिटेल ग्राहक हैं, हम पर, सरकार की बजट बुक पर क्या असर पड़ता है? अंशुमान। पहला सवाल सिद्धांत जो हम लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं और मुझे लगता है इसे खोलकर देश के सामने या लोगों के सामने उनके सारे सवालों के जवाब ऑयल बॉन्ड को लेकर मिल जाने चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है जब सरकार के मंत्री और वरिष्ठ लोग लोगों की बजटीय या वित्तीय जानकारी का में कमी का लाभ उठाकर इस तरीके के वक्तव्य या बयान देते हैं जो आर्थिक रूप से और बजटीय तौर पर प्रामाणिक हो नहीं सकते। हम एक पलटकर सवाल पूछते हैं, आज से 15 साल बाद जो सरकार होगी वो क्या ये कहेगी कि हम, मोदी सरकार ने या एनडीए सरकार ने बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए जो बॉन्ड दिए थे उनका ब्याज आज तक चुका रहे हैं? वहां की सरकार पलट के कहेगी कि आज जो आपने बॉन्ड जारी किए हैं उनका हम ब्याज बाद तक चुका रहे हैं? ऑयल बॉन्ड की पूरी प्रोसेस को समझने के साथ हमें समझना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को तय करने की अभी क्या प्रक्रिया और इससे पहले की क्या प्रक्रिया थी। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है या जानकारी ही नहीं शायद है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इससे पहले कैसे तय होती थी। वो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें सस्ती रखती थी, सरकारें टैक्स नहीं बढ़ाती थी, उस नुकसान को सब्सिडी कहा जाता था। वो सब्सिडी केंद्र सरकार तेल कंपनियों को वापस करती थी, समय समय पर दी जाती थी। इसके लिए पहले ऑयल पूल अकाउंट की व्यवस्था होती थी, बाद में वो कंपनियों के खाते में ट्रांसफर की जाती थी सब्सिडी। आप कहेंगे कि ये तो अनोखा काम था, नहीं, आज भी वही हो रहा है। फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार ठीक उसी तरह से सब्सिडी देती है। या सरकारें जब बैंकों से लोन माफ कराती हैं तो उसके बदले उनको पैसा देती हैं। तेल कंपनियों को वो पैसा दिया जाता था, जो पैसा एक समय में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और वो पैसा बकाया हो गया बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार पर, तो सरकारें, चाहे वो पिछली सरकार हो या आज की सरकार हो, वित्तीय गफलत के मामले में या आंकड़ों की जगलिंग में एक जैसी होती हैं।
पिछली सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम दिखाने के लिए ऑयल बॉन्ड जारी किए। वो बॉन्ड वो बकायेदारी का हिस्सा थे जो तेल कंपनियों का सरकार के ऊपर बकाया थी। इसमें और दिलचस्प किस चीजें बताऊंगा जो समझना जरूरी पहले, लेकिन इस प्रक्रिया को समझ ले। ठीक इसी तरह फर्टिलाइजर बॉन्ड जारी हुए थे। वो बॉन्ड जारी करने का मतलब था कि केंद्र सरकार ने अपनी बकायेदारी एक बॉन्ड के जरिए बैंकों के सर पर डाल दी थी। बैंक भी सरकार के ही हैं। बैंकों से उस बकायेदारी के बदले पैसा तेल कंपनियों को मिल गया था। बकायेदारी पर जो ब्याज था उसका भुगतान केंद्र सरकार कर रही थी, जो इस बार के बजट में करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास के बजट की के भुगतान की व्यवस्था है। और ये बॉन्ड लंबे समय तक दिए जाते हैं। ऐसे ही बॉन्ड पहले भी जारी किए गए थे। और जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि अभी बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो सरकार ने अभी बॉन्ड जारी किए हैं वो भी इसका हिस्सा है, जिसका कि 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज सरकारें पे कर रही हैं। भारत सरकार पे कर रही है। इसका आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है जो सरकार का बजट बताता है बैंकों के बॉन्ड्स का रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड का 25,239 करोड़ रुपए का ब्याज पिछले साल बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड पर सरकार ने दिया है। तो ये व्यवस्था 2014 के बाद खत्म हो गई। 2014 के बाद ये कहा गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को हमने बाजार मूल्यों के हवाले कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि ये सबसे बड़ा पाखंड है। बाजार मूल्यों के हवाले कीमतें कभी नहीं हुई, चुनाव मूल्यों के हवाले हुई। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटी तब भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। जब बढ़ी तो कीमतें बढ़ती चली गई। यानी कि चुनाव की सुविधा के हिसाब से कीमतें घटाई, अब कीमतों में को नियंत्रित किया गया। लेकिन इसके बाद तेल कंपनियों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया बंद हो गई या खत्म हो गई। तेल कंपनियों को सब्सिडी नहीं दी जाती थी। तेल कंपनियां जो कॉस्ट होती थी उस पर अपनी वसूली करती थी। ये वो बॉन्ड हैं जिन बॉन्ड्स का भुगतान सरकार कर रही है। अब इसमें कई सारे और भी विकल्प या चर्चाएं उपलब्ध हैं इसमें कि जिन्हें हम और दूसरे आयामों से भी समझ सकते हैं। सिद्धांत, एक चीज समझना जरूरी है कि क्या बॉन्ड पहली बार जारी हो रहे हैं? नहीं। अभी केंद्र सरकार ने बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए बॉन्ड जारी किए हैं। केंद्र सरकार नहीं, भारत सरकार भी, अभी की सरकार भी राजकोषीय घाटे को छिपाने के लिए स्मॉल सेविंग फंड से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पैसा देती है। तो एक बड़ी व्यवस्था पिछले 10-12 सालों से या 20 सालों से माने तो भारतीय बजटों में चलती रही है। उस व्यवस्था में यह है कि जब केंद्र सरकार के ऊपर अचानक बड़ी देनदारी आती है तो उसे वो बैंकों के सर पर मढ़ देती है और गारंटी के तौर पर बॉन्ड जारी कर देती। ये वो बॉन्ड है। ये बॉन्ड इस परिस्थिति में जारी किए गए थे। उनका आज की तेल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। तो अंशुमान जी ठीक है, लेकिन मेरा भी सवाल है कि इस पूरे बॉन्ड का सरकार के बजट बुक पर क्या असर पड़ता है? लोगों के लिए क्या इसके मायने? हाँ, लोगों के लिए सरकार के बजट बुक में ये चूंकि सरकार के राजकोषीय घाटे का हिस्सा, देखिए सब कुछ कर्ज है। उस कर्ज को आप एक डिब्बे में रखकर ऑयल बॉन्ड बताएंगे, दूसरे डिब्बे में रखकर फर्टिलाइजर बॉन्ड बताएंगे, तीसरे डिब्बे में रखकर आप बैंक बॉन्ड बताएंगे। पर ये पूरा का पूरा सरकार के विराट कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा है। उन कर्ज को अलग अलग तरह से बांट दिया जाता है और उन्हें अलग अलग खातों में डाल दिया जाता है। तेल कंपनियां किसकी? सरकार की। बैंक किसके? सरकार के। जिम्मेदारी सब्सिडी चुकाने की किसकी? सरकार की। अब आप चाहे बैंक से पैसा लेकर तेल कंपनियों को दे दें या तेल कंपनियों से डिविडेंड लेकर वापस बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन के लिए डाल दें, ये आपके ऊपर है। जब भी सरकारें बजट बनाती हैं तो इस तरीके की जो देनदारियां हैं, जो निरंतर चलने वाली देनदारियां हैं, उन्हें बजट कर लेती और भारत के राजकोषीय घाटे का हिस्सा होती है। मेरे पास राजकोषीय घाटे की इंटरेस्ट लायबिलिटी का चैप्टर खुला हुआ है बजट का, जिसमें इस तरीके की असंख्य देनदारियां। सरकार 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज हर साल पे करती। अब हम कहें कि पिछली सरकार का ब्याज था, नहीं, पिछली सरकारों से चले आ रहे ब्याज हैं और कर्ज लेना निरंतर प्रक्रिया है। आदर्श परिस्थिति यह थी उस समय की सरकार के लिए कि वो तेल कंपनियों को बजट से सीधे पैसा दे देती और बैंकों से सीधे कर्ज ले लेती। कर्ज तो लेना ही था। उन्होंने इसका एक दूसरा रास्ता निकाला, क्योंकि अगर वो सीधे कर्ज लेते तो सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा ऊपर होता और राजकोषीय घाटे को एक सर्टेन लेवल तक सीमित रखना होता है। तो वो जितनी देनदारी कर्ज की थी, वो कर्ज की देनदारी तेल कंपनियों को देने की गारंटी सरकार ने ले ली और तेल कंपनियों को बैंकों से कर्ज दिला दिया। तत्कालीन व्यवस्था में सिद्धांत तेल की कीमतें बढ़ने ना देने को लेकर एक गहरा आग्रह हुआ था। कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएंगी, एक भय था। तो कीमतें ना बढ़ने के कारण तेल कंपनियां या तो नुकसान उठाती थी या सरकार उसका नुकसान उठाती थी। आज भी फर्टिलाइजर की कीमतें उसी तरह से नहीं बढ़ने दी जाती हैं। सब्सिडी का बोझ केंद्र सरकार उठाती है।
अनाज की कीमत सस्ती रखी जाती है राशन पर, उसकी सब्सिडी का बोझ केंद्र सरकार उठाती है और सब्सिडी का बड़ा हिस्सा है। हाँ, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज थी जो 2013-14 के बाद से सब्सिडी के बजट से बाहर हो गई, फिर भी पिछले साल तक एलपीजी की सब्सिडी बजट का हिस्सा रही है और तेल कंपनियों को जो सस्ता एलपीजी वो देती हैं उसकी सब्सिडी का ट्रांसफर बजट से होता रहा था पिछले साल तक। अच्छा अंशुमान जी, अब देनदारी की बात, ठीक है, 1.4 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू किए, कहा जा रहा है कि उसका रीपेमेंट करना पड़ रहा है, ये है। अब सरकार ने, मतलब मैं 2018 की खबर पढ़ रहा था और सरकार ने उस समय तक 3500 करोड़ के ऑयल बॉन्ड को रीपे किया था लगभग, और ऑयल बॉन्ड 2026 तक, अभी जो भी ऑयल बॉन्ड्स इशूड हैं उनका 2026 तक रीपे किया सकता है। ब्याज ही सरकार दे रही है, इस साल भी 20,000 करोड़ देने हैं जो खबरें चल रही हैं। स्थिति क्या है, सच क्या है, रीपेमेंट का क्या शेड्यूल है सरकार का? बॉन्ड जब भी जारी होते हैं सिद्धांत तो लंबे समय के लिए जारी होते हैं। ये बिल्कुल लगभग वैसा ही कर्ज है जैसे सरकार 10 साल का कर्ज बैंकों से लेती है। अभी हम बॉन्ड के कार्यक्रम सरकार के लगातार देखते हैं, सरकार भी तो कर्ज ले रही है उसी तरीके से, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या बाकी कंपनियां जो कर्ज लेती है उसी तरीके का एक कर्ज था। बस इस कर्ज में और बाकी कर्ज में फर्क ये था कि ये देनदारी सरकार को चुकानी थी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल सस्ता रखने के लिए जो देनदारी सरकार ने बाद में बैंकों से उनको दिलवा दी। अब भुगतान की बात है, हाइपोथेटिकली अगर आप सोचें या तर्क के तौर पर सोचें, सरकार ने पिछले 2014 के बाद से अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी की अगर चाहती तो उस पैसे से इसका प्रीपेमेंट किया जा सकता था। आप हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो पूरा चक्र हमें बताया जा रहा है इसमें सब कुछ सरकार ही है। तेल कंपनियां किसकी? सरकार की। तेल कंपनियां जो कमाती हैं उस कमाने पर जो डिविडेंड और टैक्स देती है वो सरकार को देती। सरकार चाहती तो डिविडेंड का भुगतान रोककर ऑयल कंपनियों का के बकाए चुका देती है और बैंकों को पैसा वापस मिल जाता। बैंक किसके? सरकार के। बैंक जो घाटा उठाते हैं उसमें सरकार कैपिटल कौन डालता है? सरकार। और देनदारी किसकी? वो सरकार के बजट की। हमें सिर्फ ये 3-4 अलग अलग खातों में घुमाकर ये समझाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि अलग अलग है। ये सारा का सारा घी एक ही थाली में है। जब आप भारत सरकार के बजट को ध्यान से देखेंगे तो राजकोषीय घाटे में वो सारी गारंटियां शामिल होंगी जो गारंटियां मौजूद हैं। सरकार से 3 तरीके से पहले चुका सकती थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, उसका एक हिस्सा वापस किया जा सकता था, बॉन्ड पहले खत्म हो जाते। तेल कंपनियों से जो लाभांश लिया जा रहा था उसे रोक दिया जाता और उसके बदले उन्हें पैसा पे कर दिया जाता, या केंद्र सरकार बैंकों को सीधे मदद देकर या बैंकों को सीधे पैसा देकर रिकैपिटलाइजेशन से इस बॉन्ड का भुगतान करा सकती थी। लेकिन चूंकि जो कर्ज की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जब आपने कोई बॉन्ड जारी किया है तो एक लंबे समय तक उसका भुगतान करना होता है। यह सरकार की गारंटी के साथ प्रक्रिया थी, तो वो प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए हर साल बजट में आवंटन किया जाता है। अब जिस साल सरकार टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा देती है उस साल उसे ऑयल बॉन्ड याद आ जाते हैं और उस साल ऑयल बॉन्ड का तर्क दिया जाता है। दिलचस्प चीज यह है और जो पेचीदगी है पूरे मामले की कि हम कैसी अजीब सी परिस्थिति में फंस गए। सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाया, तेल कंपनियां उस टैक्स को वसूल रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, सरकार टैक्स वसूल रही है, तेल कंपनियां अपने मुनाफे से सरकार को लाभांश दे रही हैं और बैंकों को पैसा दे रही। इस पूरी व्यवस्था में केवल आम लोग ऐसे हैं जो सारी चीजों का बोझ उठा रहे हैं। वो सरकार को टैक्स भी पे कर रहे हैं, ऑयल कंपनियों को मुनाफा भी मिल रहा है और ऑयल कंपनियों से सरकार को लाभांश भी मिल रहा है। ये बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया एक सामान्य सी प्रक्रिया थी जो पूरे बजट के स्ट्रक्चर में कई जगह और भी शामिल होती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप 10 साल बाद 12 साल बाद आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि बीमार बैंकों को पूंजी देने के लिए, रिकैपिटलाइज करने के लिए जो पैसा अभी दिया गया है, ये पैसा अगर 10 साल 12 साल बाद अगर कोई सरकार आएगी और कहेगी कि साहब वो तो एनडीए सरकार ने बॉन्ड बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए जो बॉन्ड जारी किए तो उसका कर्ज हम आज तक चुका रहे हैं और इसलिए हम बैंकों को में ब्याज दर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तर्क नहीं माना जाएगा क्योंकि ये प्रक्रिया उसी व्यवस्था के तहत चलती है। सरकार जब चाहे तब उसके पास बजट है, पूंजी है वो इन बॉन्ड्स को रिपे कर सकती, पर आमतौर पर नहीं होता क्योंकि कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा और लंबे समय के लिए चलते हैं। सरकार अपने रेवेन्यू से पेमेंट करती है और धर्मेंद्र प्रधान साफ कहते भी हैं कि रेवेन्यू की कमी है इसलिए दाम में कटौती करना संभव नहीं है। उसके बाद इस तरह के तर्क भी सामने आते हैं। तो क्या अंशुमान जी केवल इसी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं? क्या टैक्स सिस्टम को सरकार मास्क करना चाह रही है? ये तर्क रख के सामने क्या ये तर्क कितना सही है अंशुमान जी?
ये कतई वजह नहीं है किसी भी तरह से। और मुझे आश्चर्य होता है कि सरकारों के मंत्री ये बयान तो देते हैं पर वे प्रश्नों का जवाब नहीं देते। वे सामने आकर ये स्पष्ट नहीं करते कि आखिर तेल बॉन्ड्स का कर्ज चुकाने के कारण, जिसमें भी आप केवल 10,000 करोड़ रुपए का या 20,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रिंसिपल चुका रहे हैं और उसके बदले पेट्रोल डीजल से उगाहे जा रहे टैक्स की राशि बहुत ज्यादा बड़ी है, या उसके बदले तेल कंपनियों से मिलने वाले लाभांश की राशि बहुत ज्यादा बड़ी है। सरकार को तेल सेक्टर से दोहरा रेवेन्यू मिलता है। एक रेवेन्यू हम देते हैं, तेल कंपनियां देती हैं, और तेल कंपनियां भी सरकार की। तेल कंपनियां अपनी कमाई पर लाभांश देती हैं सरकार को और हम टैक्स देते हैं। वो उतना धन पर्याप्त था। अगर सरकार ये मान रही है कि सिर्फ तेल बॉन्ड की कीमत को चुकाने के लिए की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही, तो एक मुश्त उनका भुगतान कर दिया जाता, कम से कम लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत तो मिल जाती। कीमतें बॉन्ड की वजह से नहीं बढ़ रही हैं, कीमतें सिर्फ और सिर्फ इसलिए से बढ़ रही हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल पर भयानक टैक्सेशन है, और उस टैक्सेशन का सच छिपाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं सामने आती हैं। नहीं तो कोई भी सरकार अगर वो संवेदनशील हो लोगों की महंगाई के प्रति, लोगों के जेब के प्रति, लोगों की व्यवस्था के बढ़ते खर्च के प्रति, तो वो अगर जो समस्या उसे सिस्टम में दिखाई देगी कि तेल बॉन्ड का बोझ ज्यादा है, तो सबसे पहले वो बोझ हटा देगी। पर हम एक ऐसी व्यवस्था में पहुंच चुके हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है कि एक बड़ी सी निश्चिंत सी व्यवस्था हो चुकी है जिसमें लोग टैक्स चुकाने के लिए बने हैं। आज भारत में आज की बढ़ोतरी के बाद, मंगलवार की बढ़ोतरी के बाद, सिद्धांत पूरे देश के हर शहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो गई, लगभग पूरे देश में। अभी तक तो ये था कि कहीं 99 था, 98 था, कहीं 103 था। पूरे देश के हर शहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो गई। सरकारें इतनी निश्चिंत हो चुकी हैं और इतनी पूर्वाग्रह से भर चुकी हैं कि वो हमारे ऊपर टैक्स भी लगाती हैं, तेल कंपनियों से लाभांश भी वसूलती हैं, महंगाई भी बढ़ने देती हैं, जबकि ये सारी चीजें सिर्फ टैक्स कम करके कंट्रोल की जा सकती हैं। और तर्क के नाम पर एक पुरानी देनदारी का जिक्र करती, जो देनदारी सरकार तुरंत चुका सकती थी, खत्म कर सकती थी अगर चाहती तो, और उसके तरीके सामने उपलब्ध थे। तो ये बढ़ोतरी ऑयल बॉन्ड के कारण कहीं से नहीं, और सरकार किसी तरह से ऑयल बॉन्ड के कारण इस बढ़ोतरी को प्रूव भी नहीं कर सकती। देखिए, दो वजहों से तेल की बढ़ोतरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। पहले जस्टिफाई करने की कोशिश इस तरह से की जाती थी कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही। वो तर्क नहीं ठहरता, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें तो 60-62 भी, तब भी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई। अब दूसरा जस्टिफिकेशन ये है कि साहब तेल बॉन्ड की देनदारी, कितनी देनदारी है? 20,000 करोड़ रुपए। कितनी कमाई है? और आपके रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा है। पेट्रोल डीजल से मिलने वाला रेवेन्यू कितना ज्यादा है, तेल कंपनियों से मिलने वाला लाभांश कितना ज्यादा है। इन दोनों को अगर आप एक जगह रखें तो ये देनदारी कितनी कम है। 20,000 करोड़ की देनदारी के कारण लोग 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं, और वो 20,000 करोड़ भी कर्ज है बैंकों का, और बैंक भी किसके हैं? सरकार के। उन बैंकों से सरकार तो हर साल कर्ज लेती, इस बार भी 8 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट रेट चुकाएगी। तो ये समझना मुश्किल है कि तर्क क्यों दिया जाता है जिस तर्क के पांव नहीं वो खड़े नहीं हो सकता। अंशुमान जी, इसी के साथ खबर यह भी है कि ऑयल पीएसयूज में 100% एफडीआई का मिनिस्ट्री ने नोट सर्कुलेट कर दिया है। हाँ, बीपीसीएल को लेकर, बीपीसीएल की बिक्री की संभावना है, और ये 100% एफडीआई का, और ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है मेरे हिसाब से, क्योंकि दो चीजें इसमें समझना जरूरी है सिद्धांत। भारत का जो तेल बाजार है, तेल मार्केटिंग का बाजार है, वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। सरकारी कंपनियों का 98-99% हिस्सा इस बाजार में पूरी तरह से है। निजी कंपनियां आई भी थी, रिलायंस, एस्सार, पर वो मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ पाई। इस फैसले से 3-4 बड़ी चीजें होने वाली हैं। इस फैसले से एक बड़ा काम ये होने वाला है कि तेल बाजार में पहली बार बड़ा हिस्सा रखने वाली एक कंपनी प्राइवेटाइज होने वाली है। यानी कि तेल बाजार में सरकारी कंपनियों का जो एकाधिकार है वो करीब 30 से 40% कम होगा। जो भी कंपनी से खरीदेगी वो एक प्राइवेट कंपनी होगी। दूसरी बड़ी चीज ये कि सरकार इस तरह बात से भी तैयार हो गई कि कोई विदेशी कंपनी अगर चाहे तो पूरी इक्विटी खरीदकर उसका सिर्फ निजीकरण ही नहीं, उसका फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ये आने की संभावना है। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि यहां से तेल की कीमतों के बाजार में सरकार का दखल और सीमित हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक सरकार तेल की कीमतों को चुनाव के रेगुलेटर से रेगुलेट इसलिए कर लेती थी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां उसकी थी। इंडियन ऑयल उनकी थी, बीपीसीएल थी, एचपीसीएल उनकी थी। जब आप कहते थे तो वो कीमतें बढ़ा देती थी, जब आप कहते थे तो कीमतें घटा देती थी। बाकी जो नुकसान होता था वो पिछली सरकारें ऑयल पूल अकाउंट से या बॉन्ड से या बजट से सब्सिडी ट्रांसफर के जरिए भरती थी।
यहाँ सरकार वो जो नुकसान तेल कंपनियों का है वो बाद में टैक्स में एडजस्ट करके भरा जाता है। अब जब एक प्राइवेट कंपनी और बाजार में आ जाएगी जो कि सरकारी कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद होगी, तो ऑयल मार्केट में प्राइसेस के रेगुलेशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। क्या हम इसके बाद तेल की कीमतों में सरकार का दखल बंद होना देखेंगे? क्योंकि अगर ये सुधार जरूरी है तो उसके साथ ये भी सुधार जरूरी है कि आप तेल कंपनी का निजीकरण करिए, आप उससे पैसा ले लीजिए, लेकिन ये भी तय कर दीजिए कि वो तेल कंपनी ईमानदारी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तेल की कीमतें तय करेगी। ऐसा नहीं होगा कि तेल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता है तो हमें महंगा मिलेगा। तो ये बदलाव इस के बाद आएगा। ये सबसे आसान डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसको क्या अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है मार्केट में, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ह्यूज रिफाइनरिंग है, खुला बाजार है जिसमें बाजार में डिमांड है। तो सरकार के लिए बीपीसीएल को बेचना शायद सबसे आसान होने वाला है। खरीदेगा कौन इसको? इसे भारतीय कंपनी खरीदेगी, इसे विदेशी कंपनी खरीदेगी, या भारतीय विदेशी कंपनियां मिलकर खरीदेंगी? इस पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे कयास अभी सिस्टम में तैर रहे हैं। तब जब आगे बढ़ेगा तो हमें समझ में आएगा कि किसने आखिर में इसके लिए बिड किया है। दूसरी खबर हमारी आज की है आंकड़ों से जुड़ी हुई, जिसका हमने हिंट दिया था शुरुआत में। सरकार के पास बहुत सारे सर्वे सरकार करवाती है कई सारे सूचकांकों को मापने के लिए कि देश और देश के अलग अलग वर्ग समाज कैसे रह रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, कितने कर्ज में है, कितना उसका निवेश है, तमाम चीजें। ऐसे कई सारे सर्वे बहुत दिनों से अटके पड़े हैं। मिंट की खबर का जिक्र करते हैं जो 21 जून को प्रकाशित हुई। उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारे जरूरी सर्वे, इसमें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जिसको अगर आप आम भाषा में समझें तो गरीबी का सर्वे, अंशुमान जी, गरीबी का सर्वे जो है वो भी देश में अभी रुका हुआ है। कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना के काफी पहले से कई सारे सर्वे या तो रुके हैं या तो उनके रिजल्ट आज तक सामने नहीं आए। 2017 2016 तक चीजें जाती हैं। अंशुमान जी, जीडीपी के ही दम पे सब कुछ चीजें नहीं निर्धारित होती हैं। ऐसे छोटे छोटे सर्वे जो होते हैं ये तय करते हैं कि कोई योजना, कोई स्कीम कितनी बेनिफिशियल है, कितनी जरूरी है और उसकी रीच कितनी रही है, और नीति निर्माताओं को इन सर्वेस की मदद से मदद मिलती है। क्या, कितना, कैसा कुछ है आपके पास? सिद्धांत, ये जिस विषय का आप जिक्र कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण इस संदर्भ से में है कि जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी हमारा अधिकार है, वैसे आंकड़े भी हमारा अधिकार हैं। आर्थिक आंकड़ों की ईमानदारी देश की व्यवस्था में लोगों का विश्वास पैदा करती है और पॉलिसी मेकर्स को ये बताती है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं और कैसे बदल रही हैं। हमने अपने एक एपिसोड में चर्चा की थी कि भारत में जीडीपी के आकलन में क्या गफलत है, वो कैसे खपत की तरफ से, हमारी आपकी कमाई की तरफ से जीडीपी की बढ़ोतरी नहीं नापता, जबकि वो उत्पादक की तरफ से नापता है। लेकिन ये जो मिनट की खबर है इसमें उन सारे सर्वेस की लिस्ट दी गई है जो या तो सरकार ने रोक लिए हैं या कैंसिल कर दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट इनके पास तैयार है। पहले इनका जिक्र करते हैं, फिर हम समझें कि ये हो क्यों रहा और इससे गफलत क्या है, और कुछ और इससे बाहर जो सर्वे मौजूद है जिनके बारे में पता नहीं चलता। सरकार ने डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे को सस्पेंड कर दिया। पहले ये कोशिश थी कि भारत में पर्यटन पर कितना खर्च होता है। हमने आज से 4-5 साल पहले सरकार के बड़े नेताओं की तरफ से सुना था कि पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है, भारत में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। एक सर्वे प्लान किया गया था कि साहब भारत में टूरिज्म पर कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसको सस्पेंड कर दिया गया। शायद वजह ये रही होगी कि कोविड के कारण पर्यटन उद्योग पर गहरा असर पड़ा है, तो अभी उसे नापना मुश्किल है। सर्विसेज सेक्टर का एक सर्वे जो 2016-17 से शुरू होना था और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी 60% है, रोजगार के लिहाज से भी, कर्ज के लिहाज से भी और नई अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से भी। ये सर्वे छोड़ दिया गया, बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि सैंपल साइज के इश्यूज थे। सरकार ने एक सर्वे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का था जिसको आपने जिक्र किया था। ये बताता कि लोगों की हैसियत क्या है खर्च करने की, कितनी कमाई है, उनका कितना खर्च है। इसका सर्वे सरकार करना चाहती थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट ही रोक दी गई। इस रिपोर्ट ही इसकी सामने लाई नहीं गई। और इसके अलावा और भी सर्वे कुछ फंसे हुए हैं, जैसे कि एक सर्वे तैयार है लैंड लाइव स्टॉक होल्डिंग का, हाउस होल्ड्स का और एग्रीकल्चर डेट का और इन्वेस्टमेंट का। ये सर्वे तैयार है पर इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कुछ बड़े आंकड़े जो हमारे सामने पूरे पिछले 7-8 साल से मिसिंग हैं, जिनके बिना आप भारत में चीजों की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास गरीबी का नया ताजा आंकड़ा नहीं है।
जब गरीबी के थर्ड पार्टी आंकड़े आते हैं सीएमआई से और बाकी लोग, तब सरकार को बहुत तकलीफ होती, दिक्कत होती है, अरे ये आंकड़े तो सही नहीं, हम इनको नकार देते हैं, ये तो उचित नहीं है और इनमें तो ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पर सरकार का अपना आंकड़ा कहां है गरीबी का? गरीबी का पैमाना फार्मूला तय करने पर 2015-16 में नीति आयोग में चर्चा हुई, एक प्रेजेंटेशन दिया गया और फिर सरकार ने गरीबी को नापने की व्यवस्था को वहीं का वहीं रोक दिया। भारत एक ऐसा देश हो गया जो 7-8 साल पार कर चुका, पर भारत में गरीबी का नया मूल्यांकन नहीं किया गया, लोगों की आय का नया मूल्यांकन नहीं किया गया। तो जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, ये जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इनकम का मूल्यांकन करती हैं, तो सरकार को लगता है कि नहीं, ये तो इनकम में गिरावट कैसे दिखाई दे रही है, हम तो इतनी स्कीमें चला रहे हैं, लोगों की आय बढ़नी चाहिए। पर वो कैसे साबित होगी जब तक कि आप सर्वे या डेटा जारी नहीं करेंगे। हमारे पास बेरोजगारी के सर्वे को लेकर सरकार को अपने आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। हमने एनएसएसओ के आंकड़े पर पूरी कंट्रोवर्सी 2018 में देखी, जो उनका अपना आंकड़ा था जिसे सरकार ने नकार दिया, जिसने कहा था कि 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर बेरोजगारी है, फिर बाद में उसको स्वीकार भी कर लिया। माइग्रेंट लेबर्स का हमारे पास सर्वे और आंकड़े नहीं उपलब्ध थे। जब लेबर का माइग्रेशन शुरू हुआ तभी ढूंढने की कोशिश की गई कि साहब वो आंकड़े कहां मौजूद हैं। इसके अलावा, ये हम बड़े आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कंजम्पशन से जुड़े हुए आंकड़े, लोगों की आय से जुड़े हुए आंकड़े, लोगों की बीमारी से जुड़े हुए आंकड़े, लोगों की स्वास्थ्य हैबिट से जुड़े हुए आंकड़े, यही तो वो चीजें हैं जिनके बेस पर आप किसी देश की नीतियां बनाते हैं। और इसलिए भारत में नीतियां, सिद्धांत असफल क्यों होती हैं? क्योंकि नीतियां रिसर्च पर और डेटा पर नहीं, राजनेता की अपनी विम्स एंड फैंसीज पर बनती है। नेता सोचता है कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानने की कोशिश करता कि भारत की कंजम्पशन स्पेंडिंग की स्थिति क्या है, भारत में कितने लोग आखिर मध्य वर्ग में हैं। हमारे पास मध्य वर्ग को नापने के कम से कम आधा दर्जन डिफरेंट निजी सर्वे हैं, पर सरकार ने भारत में मिडिल क्लास को प्रमाणित नहीं किया। भारत में लोगों की इनकम नापने के 4 अलग अलग पैमाने हैं। मकान देने के लिए अलग तरीके से इनकम नापी जाती है, इनकम टैक्स के तहत अलग तरीके से इनकम नापी जाती है, लोगों को सस्ती सेवाएं सुविधाएं देने के लिए अलग तरीके से इनकम नापी जाती है। हमारे पास अभी इनकम का कोई कॉमन पैरामीटर नहीं। में चाहिए LIG MIG में नापते हैं जब हमें मकान देना होता है। तो ये वो जरूरतें हैं जो जिनकी तरफ ये पूरी सूची जिक्र करती है। और मुझे लगता है कि अब कोविड के बाद बहुत कुछ तहस नहस हो गया है। बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे खिसक गए हैं, बहुत सारे लोग मध्य वर्ग से गरीबी की स्थिति में पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोगों के स्वरोजगार बंद हो गए हैं, खत्म हो गए। जैसे हमारे पास MSME का नया सर्वे नहीं है, हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है। हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं, जबकि हमें पता है कि भारत में अधिकांश लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना काम खुद करते हैं। और जब ये सारे आंकड़े नहीं होंगे तो पॉलिसीज कैसे बनेंगी? तो इसलिए वो पॉलिसीज जो बनती हैं, वो पॉलिसीज उन लोगों तक पहुंचती नहीं, क्योंकि वो किनके लिए बन रही, उनका चेहरा ही उस पॉलिसी में नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि कोविड के बाद सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो कम से कम पूरी आंकड़े की व्यवस्था नए सिरे से शुरू करे। दुनिया में आंकड़े तय करने के लिए सर्वे की पूरी प्रक्रियाएं स्थापित है। कम से कम साल भर में हमें 10-12 बड़े आंकड़े इनकम की साइड से, कंजम्पशन की साइड से, स्पेंडिंग की साइड से, केवल उत्पादन की साइड से नहीं कि साहब एग्रीकल्चर का उत्पादन इतना बढ़ा, GDP इतना बढ़ा, इस साइड से आंकड़े हमको मिलना शुरू करें, तब हम समझ पाएंगे कि नीतियां कितनी प्रभावी हैं। और चलते चलते खर्चा पानी की जो बड़ी खबरें थी वो तो हो गई हैं। चलते चलते सेकेंड वेव का इम्पैक्ट MSMEs पर, बैड लोन्स बढ़े, पेमेंट में डिले। अंशुमान जी, MSME में हम के लिए दूसरी लहर बहुत खराब है। मतलब जो हमारे पास अभी ताजे आंकड़े आए सिद्धांत, उस हिसाब से करीब 60% एडिशनल NPAs छोटे उद्योगों में खड़े हो गए हैं, जो इससे पहले मौजूद थे। और इस बार जब सरकार ने नई पॉलिसी घोषित की थी और कंपनी और बैंकों से ये कहा था कि MSME के बकाया कर्जों का पुनर्गठन करें, तो बैंकों ने काफी सख्ती की थी। मतलब सारे छोटे उद्योगों को बैंक कर्जों के पुनर्गठन या मॉरेटोरियम की सुविधा नहीं मिली थी। सबसे ज्यादा तबाही टूरिज्म में, होटल में, ट्रांसपोर्ट में, एविएशन में, इन सेक्टर्स में आई है। और इनसे जो जुड़े हुए बहुत सारे सर्विसेज हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट सर्विसेज जो एक दूसरे से मिलकर या जाकर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उन सर्विसेज में बड़े पैमाने पर MSMEs बीमार भी हुए हैं और कर्ज की बकायेदारी भी बढ़ी है। तो पहली चीज तो ये है कि उनके ऊपर कर्ज की बकायेदारी बढ़ी है। दूसरी चीज है कि भारत के MSMEs के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि उनका पेमेंट साइकिल बहुत लंबा है। उनको भुगतान, जहां वो सप्लाई करते हैं उत्पादों की, सर्विसेज का, उसका भुगतान आने में उनको देरी होती है। तो चूंकि
कोविड की पहली लहर के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उनके सबके भुगतान फंस गए और वो कैपिटल शॉर्ट और उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती, तो बहुत सारी कंपनियां उसलिए बंद हो गई। फिर दूसरे राउंड के कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा, उसमें कंपनियों ने दोबारा जो थोड़ा बहुत काम शुरू किया था, फिर उनकी पूंजी, फिर उनके भुगतान, फिर उनके पेमेंट्स फंस गए हैं। तो जब सरकार कोविड से बाहर निकलेगी तो उसे नए सिरे से समझना पड़ेगा कि एमएसएमई को सिर्फ कर्ज की ही जरूरत नहीं है, उसके पेमेंट साइकिल को भी ठीक करने की जरूरत है। जो माल बनाकर बेच रहा है, जो सर्विस बनाकर दे रहा है, उसका भुगतान भी तो उसके पास समय से आए। इस बार एमएसएमई दोहरी मुश्किल में है, बकाया कर्ज भी है, बाजार में डिमांड भी नहीं है, और दूसरी जो उनके किए हुए उत्पाद के भुगतान है या जो उनके पेमेंट्स है वो भी फंसे हुए। तो हम लोग शो की रिकॉर्डिंग बंद करने वाले थे, शो को क्लोज करने वाले थे, हमने मतलब 1 मिनट का पॉज लिया। नरेंद्र मोदी का ब्लॉग आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में, लिंक्डइन पे वो ब्लॉग प्रकाशित हुआ है, उसमें उन्होंने 4 मेजर्स बताए हैं इकोनॉमी को लेकर, जो उन्होंने लिए हैं, उनकी सरकार ने इकोनॉमी को लेकर मेजर्स। और इन मेजर्स पे हम चलते चलते एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अंशुमान जी, पहला उन्होंने कहा है कि जो रिफॉर्म्स उन्होंने बताए कि पहला रिफॉर्म्स है कि ईच ऑफ द रिफॉर्म वाज लिंक्ड टू इंप्रूविंग द ईज ऑफ लिविंग टू द पब्लिक एंड पार्टिकुलरली द पुअर, द वल्नरेबल and the middle class. Secondly, they also promoted fiscal sustainability. First reform under the One Nation, One Ration Card policy requires state governments to ensure that all nation ration cards in the state under the National Food Security Act, NFSA, was seeded with Aadhaar of all family members and that all fair price shops had electronic point of sale devices. ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक किस्म का रिफॉर्म मुझे लग रहा है। पहले इस पे बात करते हैं शिवान जी। सिद्धांत, ये जो ब्लॉग है, जो हमें तत्काल अभी हम जितना तुरंत के तौर पर पढ़ पाए हैं, ये 2 चीजों की तरफ फोकस करने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री का ब्लॉग ये बताने की कोशिश करता है कि पिछले साल सुधारों की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई और एक फेडरल पॉलिटी की बात की गई। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि जीएसटी काउंसिल में हमने राज्य और केंद्र को बुरी तरह लड़ते हुए देखा, वो एक दूसरा पहलू है। पर जो केंद्र प्रधानमंत्री का दावा है इस ब्लॉग में कि फेडरल पॉलिटी को बढ़ाने के लिए और राज्य सरकारों की भागीदारी के लिए 4 बड़े सुधार किए गए, जिसमें पहला बड़ा सुधार, जिसका जिक्र वन नेशन वन राशन कार्ड है, प्रक्रिया पहले से चल रही थी। पिछले साल भी हमने इस पर बात की थी कि सरकार ने उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे लोग जो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं वो कहीं भी अनाज ले सकें ये इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एक स्वाभाविक और एक अच्छा सुधार है, और जिम्मेदार सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने डोमिसाइल के आधार पर या कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के आधार पर भोजन से या सस्ते अनाज से वंचित ना हो। और इसके लिए उन्होंने उस बजट का जिक्र भी किया, करीब 37,600 करोड़ रुपए का, जो पिछला बजट में दिया गया था। ओके, और अब सेकंड रिफॉर्म वो कह रहे हैं कि एम्ड एट ईज ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस, ease of doing business requires states to ensure that renewal of business related licenses under 7(x) is made automatic and online and non-discriminatory on mere payment of fee. The third reform required states to notify flow rates of property tax and of water and sewerage charges in consonance with stamp duty guidelines with property transactions and current costs respectively in urban areas. इसके अलावा आखिरी जो रिफॉर्म है, चौथा रिफॉर्म है, was introduction of direct benefit transfer in lieu of free electricity to farmers. अंशुमान जी। और बाकी जो 3 रिफॉर्म है, बल्कि चारों रिफॉर्म को राज्यों को कर्ज देने की शर्त के साथ जोड़ा गया था। यानी अगर ये राज्य सुधार करते तो उनको कर्ज की उपलब्धता बढ़ सकती थी पिछले साल। पहले हम सुधारों पर बात कर रहे हैं, फिर हम देखें कि इन सुधारों का असर कितना नजर आया और इनका असर होने में कितना समय लगेगा। दूसरा सुधार जो है, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि राज्यों को कुछ सर्टेन एक्ट्स नोटिफाई करने थे, जिससे कि कारोबारों को शुरू करने में, पंजीकरण में सुविधा हो सके। ये भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम पिछले 6-7 सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया में बदलाव देख रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ सुधार था। तीसरा सुधार फिनांस कमीशन और बाकी कई सारे एक्सपर्ट्स की राय पर किया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सरकार ने कहा कि उसकी एक फ्लोर रेट तय की जाए। जो प्रधानमंत्री ने कहा, फिनांस कमीशन ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर और सीवरेज टैक्स की प्रक्रिया को सुधारा जाए, स्टाम्प ड्यूटी के वैल्यू के साथ उनकी फ्लोर रेट तय की जाए। ये तीसरा सुधार था। और चौथा सुधार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जो पिछले सालों से चल रही है। 2 चीजें समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण सुधार हैं, पर 2 बड़ी चुनौतियां सिद्धांत हमें सरकार के कार्यक्रमों में लगातार पिछले दिनों में दिखती हैं, जो इस संदर्भ में भी समझना जरूरी है। हम रेडिकल नहीं हो रहे हैं, हम इंक्रीमेंटल हो रहे हैं। ये सारे सुधार इंक्रीमेंटलिज्म का इशारा करते हैं कि आपने एक टुकड़ों में कोई चीज जोड़ दी। पिछला 2020 का साल भारतीय
अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब सालों में था। ऐतिहासिक रूप से 100 साल की सबसे बड़ी बड़ी समस्या थी, जहां कंपनियां बंद हुई, उद्योग बंद हुए, राज्यों के खजाने बुरी तरह बैठ गए, रोजगार नहीं आए। इन सुधारों को आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस मंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें, उन 12 करोड़ रोजगारों के जाने के संदर्भ में देखें, नौकरियों और तनख्वाहें हटने के में देखें, सुधार सारे अच्छे हैं, पर ये इनमें वो रेडिकलनेस या इनमें वो बड़ा बदलाव नहीं दिखता है जिस बदलाव की उम्मीद पिछले साल के क्राइसिस में की गई थी। ये दूसरी चीज ये कि ये सुधार जोड़े गए थे कर्ज की सप्लाई बढ़ाने के लिए, कर्ज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए। उस ब्लॉग में यह भी लिखा गया कि 23 स्टेट्स ने करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग कलेक्ट की, इन सुधारों के कुछ हिस्से पर आगे बढ़ते हुए। राज्य सरकार, हमें यह आंकड़ा देखने में अच्छा लगता है, पर राज्य सरकारें क्या इस बोरोइंग को पे कर पाएंगी? उनके पास इतने रेवेन्यूज आने वाले समय में होंगे? अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और सुधार आएगा? ये सारे सवालों के जवाब हमें अभी नहीं मिलते। और इसलिए जब आत्मनिर्भर पैकेज पिछले साल आया था तब भी बराबर चर्चाएं थी, इस साल भी इस पर चर्चा रही कि आत्मनिर्भर पैकेज दुनिया के बाकी अन्य देशों में कोविड वाली मंदी से उठाए गए कदमों की तुलना में असरदार साबित क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में, यूरोप में स्विट्जरलैंड में, इटली में, चाइना में, कोरिया में कोविड के लॉकडाउन और मंदी के समय जो सरकार ने इंटरवेंशन किए थे वो वहां की ग्रोथ में, लोगों की कमाई में, खपत में दिखाई दिए। और हमारा 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था के किसी हिस्से पर प्रत्यक्ष रूप से असर करता क्यों नहीं दिखाई दिया? ये बड़ा सवाल है। पर ये चारों सुधार एक क्रमशः बढ़ते हुए सुधार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे एक इशारा करने की कोशिश की है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें राजनीतिक रूप से अगर समझने की कोशिश करें तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आगे चीजें ले जाने की कोशिश करेंगी, उन चुनौतियों का सामना करेंगी। तो उस दृष्टि से इन सुधारों का संदर्भ लिया जाना जरूरी है। पर ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स हैं। हमें उन रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कम से कम सीधे उन लोगों को बेनिफिट दे सकें जो पिछले 1.5-2 साल में बेकार हुए हैं, जिनके रोजगार गए हैं, जिनकी कमाई कम हुई, घटी है। तो नरेंद्र मोदी के ब्लॉग पर जो भी नए कुछ इंसाइट्स हमें मिलते हैं, हम कोई और चीजें डिकोड कर पाते हैं, तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। अब तक के लिए आज के लिए इतना ही आज के शो में। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।